बचपन में ना कभी किसी टूटे हुए खिलौने या किसी खराब पंखे को खोलकर देखा हो तो उसके अंदर एक चीज हमेशा मिलती है। हाँ, वो तांबे के तारों का एक छोटा सा गुच्छा। है ना? बिल्कुल। जिसे बड़ी बारीकी से लपेटा गया होता है। देखने में ये बहुत ही साधारण लगता है, लगता तो है। लेकिन असल में जैसे इंसानी शरीर में नसें खून पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं ना, ठीक वैसे ही दुनिया की हर मशीन के अंदर मौजूद ये मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बिजली को घुमाते हैं। और उसी मशीन को धड़कने की ताकत देते हैं। बिना इसके न तो कोई मोटर घूमेगी और ना ही कोई जनरेटर बिजली बनाएगा। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास KSH इंटरनेशनल लिमिटेड की जो तीसरी तिमाही यानी Q3 और 9 महीने की FY26 की अर्निंग्स कॉल के दस्तावेज हैं। हम यहाँ सिर्फ बैलेंस शीट के रूखे आंकड़े पढ़ने नहीं बैठे हैं। हाँ। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक 45 साल पुरानी कंपनी उस अदृश्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। वो बुनियादी ढांचा जिसके कंधों पर आज की आधुनिक दुनिया टिकी है। हाँ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब का पूरा वजूद इसी पे टिका है। तो ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अगर हम इस विषय को थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। कैसी तस्वीर? देखिए, भविष्य की तकनीक सिर्फ हवा में मौजूद किसी सॉफ्टवेयर, क्लाउड या कोडिंग से तो नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। हम भले ही AI और सिलिकॉन वैली की कितनी भी बात कर लें, लेकिन उस डिजिटल दुनिया को भौतिक रूप से काम करने के लिए तारों, ट्रांसफॉर्मर्स और ग्रिड की जरूरत तो होती ही है। हाँ, हार्डवेयर तो चाहिए। बिल्कुल। और इस चर्चा का महत्व उन सभी के लिए बहुत ज्यादा है जो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में आ रही इस नई तकनीकी क्रांति का असली हार्डवेयर कौन और कैसे तैयार कर रहा है। तो मतलब KSH इंटरनेशनल जैसी कंपनियां जो काम कर रही हैं, वो सीधे तौर पर भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी है। तो अगर ये वाइंडिंग वायर सच में हमारी दुनिया की नसें हैं, तो यार ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कंपनी असल में किस अंग को सपोर्ट कर रही है। हाँ, दस्तावेजों से एक बात तो साफ है कि KSH भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाइंडिंग वायर निर्माता कंपनी बनने की राह पर है। दूसरी सबसे बड़ी वाइंडिंग वायर। और इनकी मौजूदा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,445 मीट्रिक टन हो चुकी है। बाप रे, 43,445 मीट्रिक टन। और वे भारत से वाइंडिंग वायर्स के सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। अच्छा, लेकिन मुझे उनके प्रोडक्ट्स की सूची में कुछ ऐसे नाम दिखे जो मतलब आम तारों से बिल्कुल अलग लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि ये वो आम तार है ही नहीं जो घरों की दीवारों के अंदर या स्विच बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। तो फिर ये क्या है? कंपनी का 75% रेवेन्यू स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर से आता है। ओके। ये वो बेहद जटिल और हाई टेक तार हैं जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, रिन्यूएबल्स, रेलवे और उन विशाल डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होते हैं। वही डेटा सेंटर्स जो आज के AI सुपर कंप्यूटर्स को पावर दे रहे हैं। बिल्कुल वही। उदाहरण के तौर पर कंपनी कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स यानी CTC में मार्केट लीडर है। रुकिए, दस्तावेजों में ये शब्द CTC बार बार आ रहा है। ये तकनीकी भारी भरकम शब्द क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझा जा सकता है, देखें, जब बड़े बिजली घरों या ग्रिड में विशाल ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं ना, तो वहां से भयंकर मात्रा में बिजली गुजरती है। अगर वहां एक मोटा और ठोस तांबे का तार लगा दिया जाए तो वो तो मोड़ने में बहुत सख्त होगा। हाँ, सख्त तो होगा ही, बल्कि उसमें एडी करंट नाम की एक समस्या भी पैदा हो जाएगी। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे भारी मात्रा में ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। इस नुकसान को रोकने के लिए ही CTC का इस्तेमाल होता है। तो CTC में ऐसा क्या अलग करते हैं वो? इसमें एक मोटे तार की जगह कई पतले तारों को अलग अलग इंसुलेट करके एक खास तरीके से गूंथा जाता है, जैसे चोटी बुनते हैं ना। ओह, तो वो लचीला भी हो जाता होगा? बिल्कुल, लचीला भी होता है और बिजली के नुकसान को लगभग खत्म कर देता है। इसे बनाना एक बहुत ही उच्च स्तर की इंजीनियरिंग है और KSH इसमें महारत रखता है। यार, ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है कि वे एक B2B बिजनेस है। मतलब करीब 120 ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियों को अपना माल सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, और वो भी मेक टू ऑर्डर बेसिस पर। सिर्फ ऑर्डर मिलने पर ही माल बनाते हैं। लेकिन दस्तावेजों के भीतर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? तीसरी तिमाही यानी Q3 के दौरान लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर के दाम लगभग 30% तक बढ़ गए थे। हाँ, सही बात है। तो यार, कोई भी आम इंसान यही सोचेगा
कि कच्चे माल का दाम इतना ज्यादा बढ़ जाने पर तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मुनाफा पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, या कम से कम उस पर भारी चोट तो पड़नी ही चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मुनाफे के स्तर पर कंपनी कैसे सुरक्षित रही? पहली नजर में कच्चे माल की कीमतों में उछाल किसी भी कंपनी के लिए खतरे की घंटी ही लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहीं पर उनका जो मेक टू ऑर्डर बिजनेस मॉडल है ना, वो उन्हें बचाता है। केएसएच के लिए कॉपर की कीमत एक डायरेक्ट पास थ्रू है। डायरेक्ट पास थ्रू? मतलब जो दाम बढ़ा वो सीधा ग्राहक पर डाल दिया? एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे तांबे को खरीदकर गोदामों में जमा करके नहीं रखते। अच्छा, इन्वेंट्री रिस्क नहीं लेते? बिल्कुल नहीं, और न ही उसकी कीमतों पर कोई सट्टा लगाते हैं। जब भी किसी ग्राहक से कंपनी को ऑर्डर मिलता है ना, तो उसी वक्त कंपनी अपने सप्लायर के पास कॉपर की बुकिंग कर लेती है। ओह, तो मतलब कॉपर की कीमतों में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव हो, उसका रिस्क उन पर आता ही नहीं? हाँ, उनकी बैलेंस शीट पर कोई रिस्क नहीं आता। कॉपर के दाम बढ़े या घटे, वो सीधा ग्राहक के बिल में जुड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि वे धातु बेचकर पैसा नहीं कमा रहे हैं, वे उस तांबे को एक बेहद जटिल तार में बदलने की जो कारीगरी है, जो तकनीक है, सिर्फ उसके पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए उनका असली मुनाफा मापने का पैमाना रेवेन्यू मार्जिन नहीं है, बल्कि इबिडा प्रति टन, यानी ईबिडा पर टन है। ओके, तो ये इबिडा प्रति टन कितना चल रहा है इनका? अगर 9 महीनों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये लगभग 66,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन पर बिल्कुल स्थिर बना हुआ है। वाह, मतलब कच्चे माल के दामों में 30% उछाल के बावजूद उनका ये यूनिट इकोनॉमिक्स पूरी तरह से सेफ है। हाँ, सस्टेनेबल और सुरक्षित। एबिटा प्रति टन तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर सब कुछ इतना ही सुरक्षित है और कॉपर की कीमतों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो Q3 में कंपनी का असल मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% गिरकर 23 करोड़ रुपए क्यों रह गया? ये सवाल हमें कंपनी की आक्रामक विस्तार रणनीति यानी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की ओर ले जाता है। अच्छा, तो ये मुनाफे में जो गोता लगा है वो किसी एक्सपेंशन की वजह से? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें उनकी नई सूपा फैसिलिटी पर नजर डालनी होगी। कंपनी इस समय अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करने के मिशन पर है। सूपा फैसिलिटी, दस्तावेजों में इसका जिक्र था। हाँ। तो वहां कितना विस्तार हो रहा है? सूपा के पहले फेज में 12,000 मीट्रिक टन की क्षमता जोड़ी गई, जो कि सितंबर 2025 तक का टारगेट था, और फिर इसी Q3 में 2,400 मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता और शुरू कर दी गई। तो कुल लक्ष्य क्या है इनका? अगले 14 महीनों में उनका लक्ष्य है कि कुल क्षमता 59,045 मीट्रिक टन के पार पहुंच जाए। 59,045? हाँ। तो जब इतना बड़ा विस्तार होता है तो जाहिर है शुरुआती लागतें भी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। लेकिन बिक्री तो बढ़ रही है ना। Q3 में उनका रेवेन्यू 59% उछलकर 818 करोड़ रुपए हो गया, और 9 महीनों का मुनाफा भी 53% बढ़कर 75.6 करोड़ रुपए रहा। फिर सिर्फ एक तिमाही के मुनाफे में ये 9% की गिरावट क्यों? से 3 वन टाइम कारण थे। वन टाइम मतलब जो बार बार नहीं आएंगे? हाँ। पहला कारण था नए लेबर कोड को लागू करने के लिए लगभग 1.6 करोड़ रुपए का खर्च आया। ओके। दूसरा, सूपा फैसिलिटी के फेज 1 के लिए जो टर्म लोन लिया गया था, उसका 2.7 करोड़ रुपए का आखिरी ब्याज इसी तिमाही में चुकाना पड़ा। अच्छा, वो लोन अब खत्म हो गया? हाँ, दिसंबर 2025 में पूरी तरह चुका दिया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था 3.8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डेप्रिसिएशन। ओह, जो नई मशीनरी और प्लांट चालू होने की वजह से आई होगी। बिल्कुल। नहीं तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई परिवार एक नया और बड़ा घर खरीदता है। सही एनालॉजी है। शुरुआत में EMI, रजिस्ट्रेशन और फर्नीचर का भारी खर्च आता है। उस वक्त तो बैंक अकाउंट थोड़ा खाली नजर आता है, लेकिन कुछ समय बाद उस अतिरिक्त जगह का पूरा फायदा मिलने लगता है। हाँ, बिना किसी अतिरिक्त किराए के। और जब वो नई मशीनें अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगेंगी, तो ये शुरुआती खर्च बिल्कुल मामूली लगेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने साफ किया है कि जैसे जैसे सूपा फैसिलिटी में उत्पादन बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होता जाएगा। और मैंने देखा दस्तावेजों में कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को काफी मजबूत कर लिया है। बहुत मजबूत। IPO से मिले पैसों का इस्तेमाल उन्होंने बहुत सूझबूझ से किया है। दिसंबर के अंत में उन्होंने 225.9 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज एक झटके में चुका दिया है। मतलब कंपनी के ऊपर से कर्ज का बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। तो
डेट टू इक्विटी रेशियो पे क्या असर पड़ा? उनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो पहले 1.35 गुना हुआ करता था, वो गिरकर अब मात्र 0.42 पर आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। मेरा मतलब है गिरावट है। हाँ, इस समय कंपनी पर कुल ग्रॉस डेट 330 करोड़ रुपए है और नेट डेट सिर्फ 136 करोड़ रुपए रह गया है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अब पूरी तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज का लाभ उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब जब नई मशीनें चालू हो गई हैं, क्षमता लगभग दोगुनी होने वाली है और कर्ज भी कम हो गया है, तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि यार, ये सारा अतिरिक्त माल जाएगा कहाँ? कौन खरीदेगा, है ना? हाँ, कौन खरीदेगा इतने सारे जटिल वायर्स? और यहीं से हमारी ये चर्चा दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति और एक्सपोर्ट से जुड़ जाती है। बिल्कुल। दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार तीसरी तिमाही में केएसएच के एक्सपोर्ट्स में 37% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब उनके कुल रेवेन्यू का 27% हिस्सा सीधे एक्सपोर्ट से आ रहा है। ये अचानक इतना कैसे बढ़ा? इस उछाल के पीछे दुनिया भर के व्यापारिक समीकरण बदल रहे हैं, खासकर अमेरिका के बाजार में। अमेरिका और चीन वाला जो तनाव चल रहा है, हाँ, वो जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। वर्तमान में चीन से आने वाले वाइंडिंग वायर्स पर अमेरिका में लगभग 34% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। 34%, ये तो बहुत ज्यादा है। और वहीं दूसरी ओर भारत से जाने वाले माल पर ये ड्यूटी 18 से 25% के बीच रहने की उम्मीद है। हो, तो ये ड्यूटी का अंतर एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को चीन का माल काफी महंगा पड़ रहा है और भारतीय माल वही गुणवत्ता एक बेहतर कीमत पर दे रहा है। हाँ, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान जैसे बाजारों में भी यही हो रहा है। जापान में भी? वहां तो ड्यूटी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है ना? हाँ, जापान में सभी देशों के लिए ड्यूटी का स्तर लगभग समान है। वहाँ कोई जियोपॉलिटिकल फायदा नहीं है, लेकिन वहाँ भी गुणवत्ता और उत्पादन लागत के मामले में केएसएच चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। मतलब वो प्योर मेरिट और कॉस्ट पर बीट कर रहे हैं। एकदम। इसके साथ ही भारत के अपने डोमेस्टिक बाजार में भी एक नई हलचल है। खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़ी चीनी ट्रांसफार्मर कंपनियों जैसे टीबीए वगैरह, उनको भारत के सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेने की अनुमति मिल सकती है। रुकिए, अगर चीनी कंपनियों को भारत में टेंडर मिलने लगे तो ये तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बुरा सपना होना चाहिए। इसमें केएसएच का क्या फायदा है? यहीं पर नियमों की बारीकी समझनी होगी। भले ही उन कंपनियों को टेंडर मिल जाए, हाँ, लेकिन मेक इन इंडिया की शर्तों के तहत उन्हें ट्रांसफार्मर का उत्पादन भारत में ही करना होगा। ओह, तो उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर वे भारत में करोड़ों की फैक्ट्री लगाएंगे तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल भी यहीं के स्थानीय बाजार से खरीदना होगा। अच्छा। और जब बात स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स की आती है ना, तो उनके पास केएसएच जैसे बड़े और प्रमाणित सप्लायर्स के पास जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। हाँ, तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। हाँ। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, है ना? दस्तावेजों में एक बहुत ही खास ऑर्डर का जिक्र है। कंपनी को 37 HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर्स के लिए विशेष वायर्स बनाने का ऑर्डर मिला है। जीई जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों की तरफ से भी डिमांड आ रही है, लेकिन सिर्फ 37 ट्रांसफार्मर्स। एक कंपनी जो साल भर में 28,500 से 29,500 मीट्रिक टन माल बना रही है, उसके लिए महज 37 का आंकड़ा इतना मायने क्यों रखता है कि अर्निंग्स कॉल में इसकी इतनी चर्चा हो रही है? ये सवाल बहुत लाजमी है। सिर्फ 37 का आंकड़ा सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। वही तो। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी इसकी जटिल तकनीक और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों में छुपी है। भारत में खावड़ा भादला जैसे विशाल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हाँ, गुजरात और राजस्थान में। बिल्कुल। जब रेगिस्तान में हजारों सोलर पैनल या दूर पहाड़ों पर विंडमिल लगाए जाते हैं ना, तो वहां पैदा होने वाली बिजली को बिना नुकसान के सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाना होता है। तो उसमें सामान्य तार काम नहीं आते? नहीं, सामान्य ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी ग्रिड से इतनी दूर बिजली भेजने पर बहुत सारी ऊर्जा रास्ते में ही खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है। ओह, तो उसे रोकने के लिए HVDC का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक तरह का सुपर हाईवे है जो बिजली को तेजी से और बिना किसी नुकसान के मंजिल तक पहुंचाता है। एकदम सही एनालॉजी है। और इन HVDC लाइनों के दोनों सिरों पर जो ट्रांसफार्मर लगते हैं ना, वे किसी आम इमारत जितने बड़े होते हैं। बाप रे। उनके अंदर लगने वाले तारों में जरा सी भी खामी
पूरे ग्रिड को ठप कर सकती है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत टाइट चाहिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पर उन्हें सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है और इसे बनाने की तकनीकी क्षमता दुनिया में बहुत कम कंपनियों के पास है। अच्छा, तो अभी ये संख्या सिर्फ 37 की है। हाँ, लेकिन अगले 12-18 महीनों के लिए ये ऑर्डर हैं और जैसे जैसे पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ भागेगी ना, भविष्य का पूरा पावर ग्रिड इसी तकनीक पर बनेगा। ये तो बात हो गई उन विशाल ट्रांसफॉर्मर्स और पावर ग्रिड्स की जो हमारी नजरों से बहुत दूर होते हैं। लेकिन अगर इस बड़े ढांचे से हटकर रोजमर्रा की तकनीक की बात करें, जो लोगों के गराज में खड़ी है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहां क्या चल रहा है? ईवी बाजार में केएसएच बहुत ही खास किस्म के पीक कोटेड वायर्स बना रहा है, पीईई के। पीई कोटेड, ये क्या होता है? ये तार मुख्य रूप से 800 वोल्ट ट्रैक्शन मोटर आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किए गए हैं। 800 वोल्ट। हाँ, आज की जो नई जनरेशन की 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है ना, वो 400 वोल्ट से हटकर 800 वोल्ट सिस्टम पर जा रही है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे गाड़ी की बैटरी बहुत तेजी से चार्ज होती है और मोटर ज्यादा ताकत पैदा करती है। लेकिन जब वोल्टेज इतना ज्यादा होगा तो जाहिर है कि मोटर के अंदर गर्मी भी भयंकर पैदा होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सामान्य इंसुलेशन वाले तार उस भयंकर गर्मी और हाई वोल्टेज के दबाव में पिघल सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ, इसीलिए कंपनी इन तारों पर पीक नाम के एक बेहद खास पॉलीमर की कोटिंग करती है। ये पॉलीमर अत्यधिक तापमान और घर्षण को आसानी से झेल लेता है। और इसके अलावा वो और किन चीजों में सप्लाई कर रहे हैं? इसके अलावा कंपनी 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और घरों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के लिए भी तेजी से माल बना रही है। राउंड वायर्स, राइट? हाँ, हालांकि वो एल्यूमिनियम वायर्स भी बनाते हैं, लेकिन वो उनके कुल बिजनेस का 1% से भी कम है। मतलब उनका पूरा फोकस प्रीमियम कॉपर प्रोडक्ट्स पर ही है। एकदम। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डेटा सेंटर, विशाल ट्रांसफॉर्मर, यार ये सब बिना रुके चलता रहे, इसके लिए कंपनी का कैश फ्लो यानी नगदी का प्रवाह कैसे मैनेज हो रहा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, क्योंकि जब मैंने वर्किंग कैपिटल के आंकड़े देखे ना, तो पता चला कि उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी भी 75 से 80 दिनों का है। और इसमें से 40-45 दिन तो सिर्फ इन्वेंट्री के हैं। तो कोई भी सोचेगा कि इतना सारा कच्चा माल, ये बना हुआ माल इतने दिनों तक गोदाम में क्यों रखा है? क्या माल बिक नहीं रहा है? नहीं, माल ना बिकने जैसी कोई बात नहीं है। इसका कारण उस उद्योग के नेचर में छिपा है। कैसा नेचर? जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होता है ना, उसमें ऑर्डर्स बहुत भारी होते हैं। एक एक ऑर्डर 20 से 25 टन बायर्स का होता है। ओ, 20-25 टन? हाँ, अब ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि 5 टन आज भेज दिया और बाकी का अगले हफ्ते भेज देंगे। हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी को तो पूरा बैच एक साथ चाहिए होगा। बिल्कुल। जब तक 25 टन के ऑर्डर का बिल्कुल आखिरी टन माल बनकर टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक एक भी स्पूल फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। मतलब ये कोई धूल खाकरा माल नहीं है जो बिक नहीं रहा। ये बस उत्पादन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। 25 टन तार बनाने और उसे जांचने में समय तो लगता ही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर इस 75 से 80 दिनों के साइकिल में फंसी हुई नकदी को कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? इसके लिए कंपनी ने अपनी खरीद नीति में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। क्या बदलाव? पहले वे क्या करते थे, बैंकों से नकदी लेकर अपने कॉपर सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वे सप्लायर से नकद भुगतान के बजाय क्रेडिट यानी उधारी पर कॉपर खरीदेंगे। अच्छा, ताकि पेएबल डेज बढ़ सकें। हाँ, इससे उनके पेएबल डेज बढ़ जाएंगे और उनकी खुद की नकदी बची रहेगी। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे आप मोहल्ले के किसी बड़े दुकानदार से अपना उधारी का खाता थोड़ा लंबा कर लें। हाँ, बिल्कुल। नकद देने के बजाय मोहलत मांग लें। जी। इससे आपकी अपनी जेब में हमेशा कैश बचा रहता है। और चूंकि सुपर फैसिलिटी में क्षमता दोगुनी हो रही है और वहां पहले 3 महीनों में ही मशीनें 50% उपयोगिता तक पहुंच चुकी हैं, तो कच्चा माल खरीदने के लिए भारी नकदी की जरूरत तो पड़ेगी ही। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, यह रणनीति वित्तीय समझदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैसे है? कैसे? देखिए, सप्लायर से उधारी का समय बढ़ाकर वे बैंक से लिए जाने वाले महंगे वर्किंग कैपिटल लोन पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। ओह, बैंक का कर्ज कम होने का सीधा मतलब है कि ब्याज का खर्च घटेगा। बिल्कुल। और अंततः कंपनी का मुनाफा और भी मजबूत होगा। तो मतलब ये पूरी चर्चा एक बात तो स्पष्ट कर देती है कि केएसएच इंटरनेशनल सिर्फ तारों का बंडल बनाने वाली कोई साधारण फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं। चाहे वे विशाल डेटा सेंटर्स हों जो रात दिन एआई को चला रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ता हुआ ग्रिड हो,
या फिर सड़कों पर दौड़ने वाली नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। ये सभी बिना सटीक, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाले वाइंडिंग वायर्स के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सही कहा। और जो भी लोग तकनीक के भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं ना, उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि असली क्रांति सिर्फ सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर कोड्स या चमचमाते सर्वर रूम्स में नहीं हो रही है। हाँ, वो तो सिर्फ फ्रंट एंड है। बिल्कुल, असली क्रांति उन फैक्ट्रियों में हो रही है जहां ये हार्डवेयर और ये तार गढ़े जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर चाहे कितने भी बड़े सपने देख लें, उन्हें हकीकत में बदलने का काम ये अदृश्य बुनियादी ढांचा ही करता है। यार, इस पूरी तकनीकी यात्रा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। क्या विचार? देखिए, अगर दुनिया की हर नई तकनीक, चाहे वो एआई हो, 800 वोल्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या फिर रेगिस्तानों से शहरों तक बिजली लाने वाले विशाल ग्रिड हों, इन सभी को काम करने के लिए भारी मात्रा में तांबे और ऐसे अल्ट्रा प्रिसिजन वायर्स की जरूरत है। बहुत भारी मात्रा में। तो क्या पूरी दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां धरती से निकलने वाला तांबा ही भविष्य का नया सोना या नया तेल बनने जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। जिस तरह पिछली सदी कच्चे तेल पर निर्भर थी, क्या आने वाली सदी पूरी तरह से तांबे पर निर्भर होगी? शायद हाँ। और अगर कभी इस धातु की वैश्विक कमी हो गई, तो दुनिया भर की इन अत्याधुनिक कंपनियों के इनोवेशन का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से विचार किया जाना चाहिए, है ना? खैर, जैसे किसी विशाल मशीन के अंदर तारों का काम कभी रुकता नहीं है, वैसे ही तकनीक का ये विकास भी चलता रहेगा। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के गहन